स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में एक क्वेश्चन था। और इसके बारे में ये है कि जैसे आपको पता है कि सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया को एक हैवी आइसोटोप्स नाइट्रोजन आइसोटोप N15 के उस मीडियम में रखा गया, ताकि पता चले कि वाकई जिस तरह से ये जो अगर हम रेडियो एक्टिव लेबल करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेस को, तो उसके रिजल्ट में डीएनए की स्ट्रैंड हैवी ही बनते हैं। चेक किया गया तो उनको जब टेस्ट ट्यूब में रखा गया तो देखा कि सीशियम क्लोराइड की एनवायरनमेंट में तो मीन्स उनकी डेंसिटी के हवाले से बिल्कुल बॉटम पे चले गए। इसी तरह से N14 में रखे गए मीडियम में तो भी पता चला कि वाकई वो लाइट है N14, तो वो टॉप पे डीएनए आ गया। चलो ये बात हो गई। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने N15 मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया। N15 मीडियम में ग्रो कराने के बाद शिफ्ट किया N14 मीडियम में। तो एक 0 मिनट पे सैंपल लिया, दूसरा 20 मिनट पे सैंपल लिया, और तीसरा सैंपल जो है 40 मिनट्स पे लिया था। जो 0 मिनट पे सैंपल लिया था उसमें रेप्लिकेशन नहीं हुई, तो वो उसमें डीएनए दिखा गया सेंट्रीफ्यूगेशन कर। बट जो 20 मिनट्स का जो सैंपल था 20 मिनट का सैंपल था उसमें इंटरमीडिएट लेंथ पे आए। एक जैसे उसमें लाइट आइसोटोप का स्ट्रैंड था N14 का और एक N15 का था। जो 40 मिनट का जो सैंपल था उसमें एक इंटरमीडिएट आया और एक लाइट आया। कैसे क्यों लाइट आया, तो ये इसका जो आपको मैंने बताया था कि आप अगर अपने टेक्स्ट बुक की डायग्राम को देखेंगे तब भी, जिस तरह से अगर हम इसी में एग्जांपल लें कि ये 0 मिनट का सैंपल है, 15 दोनों एंड हैवी दोनों आइसोटोप्स हुए। F2 जनरेशन होती है, तो F2 जनरेशन में जैसे ये पेरेंट स्ट्रैंड है तो उस पेरेंट स्ट्रैंड में से जो रेप्लिकेशन जो होती है पेरेंट स्ट्रैंड में, तो डेफिनेटली पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें ये दो स्ट्रैंड जो बिल्कुल इसी पेरेंट के बन गए। इस पेरेंट में से जैसे एक जो है सेम वो ही रहा और एक जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नया बना, तो कॉम्प्लीमेंट्री नया बना, तो इसका मतलब ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इतनी ज्यादा क्वेश्चन नहीं अपने टेक्स्ट बुक में भी देखते जाएं और होपफुली आप वहीं से पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट से ही हम लेते हैं, स्टार्ट से ही फिनोमेना को लेते हैं। काफी सारे स्टूडेंट कल जैसे पढ़ रहे थे कहते हैं हम थक जाते हैं, आखिरी जो लम्हात होते हैं क्लास के उसमें कहते हैं हमने ज्यादा पढ़ लिया तो भूल जाते हैं। दोबारा से हम स्टार्ट लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन तो कंटिन्यूस तो प्रोसेस है, ऐसे नहीं एक फेज होगा ब्रेक हो उसके बाद दूसरा तीसरा, इस तरह से कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। बट हम इसको स्टडी करने के लिए समझने के लिए इसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले फेज को जैसे इनिशिएशन फेज कहते हैं। इनिशिएट लफ्ज की मीनिंग होती है स्टार्ट करना, यानी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो उसे हम कहेंगे इनिशिएशन फेज। नंबर 2 जो फेज है एक्सटेंशन फेज और पॉलीमराइजेशन फेज। जैसे आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट बनता है और उसका दूसरा जो स्ट्रैंड होगा यकीनन इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। जैसे अगर यहाँ पे थायमिन है तो इसका जैसे ये स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा तो यकीनन कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल है वही अप्लाई होगा और दूसरा एक नया स्ट्रैंड जैसे ये पेरेंट स्ट्रैंड था उसमें से एक नया डॉटर स्ट्रैंड भी बन सकता है। तो इस बेस पेयरिंग को रूल करके यूज करके जैसे डीएनए की जितनी भी लेंथ होती है अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द डीएनए, इस तरह से जैसे एक जैसे ये पेरेंट स्ट्रैंड है तो उसमें दूसरा जो स्ट्रैंड है उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे दूसरे स्ट्रैंड में अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए इलांगेशन होगी यानी वो न्यूक्लियोटाइड की जो लिंकेज होगी या बॉन्डिंग होगी कंटिन्यू रहेगी और इलांगेट होंगे। और क्योंकि इसमें मोनोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड के फ्यू जो है फ्यू पीसेस हैं वो उसमें लिंक होते जाते हैं, तो मीन्स डीएनए का एक नया स्ट्रैंड जो दूसरा नया स्ट्रैंड बनेगा यकीनन हम उससे कहेंगे कि ये पॉलीमर है। तो पॉलीमराइजेशन का अमल हो रहा है, इलांगेशन हो रही है यानी पॉलीमराइजेशन का अमल हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं और एक नया डाटर स्ट्रैंड बन रहा है। किस हद तक जाहिर है जब दो स्ट्रैंड डाटर स्ट्रैंड बन जाएंगे
तो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप होना है, फिनिश, उससे हम कहते हैं कि जैसे एलोंगेशन और पॉलीमराइजेशन फेज है। और नंबर 3 इज टर्मिनेशन फेज, यानी डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले हमें इनिशिएशन फेज पे आते हैं। इनिशिएशन लफ्ज की मीनिंग ये है जैसे स्टार्ट, जैसे कि आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसमें सबसे पहले ये एक रेप्लिकेशन की साइट होती है, यानी कहाँ से मीन से डीएनए को रेप्लिकेट होना है, उससे साइट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, रेप्लिकेशन की ओरिजिन की साइट। जहां पे रेप्लिकेशन की ओरिजिन साइट होती है उसी जगह पे बबल्स बन जाते हैं, उसी जगह पे बबल बन जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की जो रेप्लिकेशन होती है उसमें एक बबल बनता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके जो डीएनए के अंदर एक से ज्यादा ऐसे बबल बनते हैं, एक से ज्यादा बबल बनते हैं, एक से ज्यादा बनते हैं बबल। यही जो एक मेजर डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की डीएनए की रेप्लिकेशन का। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वन बबल बनता है और रेप्लिकेशन बबल, और इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज्यादा बबल बनते हैं, रेप्लिकेशन बबल बनते हैं। जाहिर है जब रेप्लिकेशन बबल बनेगा, जैसे ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा है, रेप्लिकेशन बबल तब बनेगा जैसे यहाँ पे जैसे बॉन्ड भी ब्रेक होने और एक फोर्क बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। हम आते हैं सब स्टेजेस पे, इन सब पे। तो सबसे पहले जैसे इनिशिएशन फेज है, इनिशिएशन फेज जिसमें हम ये देखेंगे इनिशिएशन फेज के अंदर कि जैसे इनिशिएट लफ्ज की मीनिंग ही जैसे स्टार्ट है, यानी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल के बनने का अमल यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड रेप्लिकेशन फोर्क, जैसे ये देखें ये डीएनए का एक जैसे स्ट्रैंड है उसमें एक जैसे रेप्लिकेशन बबल बना है, और इसमें जैसे देखें एक से ज्यादा जो रेप्लिकेशन के बबल बने, ऐसी डायग्राम आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक रेप्लिकेशन की ओरिजिन, यानी एक ऐसी जगह या साइट जहां पे रेप्लिकेशन होनी है तो वो आइडेंटिफाई हुई, तो इस साइट या जगह को हम कहेंगे रेप्लिकेशन साइट। तो यहाँ पे जो एक जैसे वाइडनिंग हो गई है तो इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। और ये जो पार्ट्स हैं, ये जो बने हैं वाइडर पार्ट अब जो बनेंगे, सिंगल स्टैंड अब बन गया है, तो इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। फोर्क, जैसे फोर्क लफ्ज आप समझते हैं एक स्ट्रक्चर भी है, तो इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। और मोर ओवर आप ये भी जहन में रखें कि डीएनए के दो स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल नेचर होते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे इस स्ट्रैंड का ये 5 प्राइम एंड है और दूसरा ये जो 3 प्राइम एंड है, और दूसरा जो एंटी पैरेलल होगा एक जगह पे यहाँ पे 5 प्राइम एंड है और दूसरा ये 3 प्राइम एंड है। अगर हम इसको एरोस दें कि न्यूक्लियस की जो डीएनए की जो जिस तरह से आगे एलोंगेशन किस तरह से होगी, जैसे एक जैसे दो डीएनए के स्ट्रैंड है, तो अगर यहाँ पे एक जगह एक एंड पे 5 प्राइम एंड होगा, यकीनन दूसरे एंड पे 3 प्राइम एंड होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक 5 प्राइम एंड होगा और इस जगह पे ये 3 प्राइम एंड होगा, यानी 5 to 3 प्राइम एंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। 5 प्राइम एंड किससे कहते हैं, 3 प्राइम एंड किससे कहते हैं, आपको पता है। जैसे यहाँ पे एंड पे जैसे फास्फेट ग्रुप है वो 5 कार्बन पे है, और जो 3 नंबर पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 3 होता है वो फ्री होता है, इसके साथ एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है। इस 3 नंबर पे जो अटैचमेंट वाली जो पॉइंट होती है उसे हम कहेंगे 3 प्राइम एंड, जो एंड पे है खाली पे है। और 5 नंबर वहां पे क्या था, वहां पे जो है फास्फेट ग्रुप था, तो इस वजह से हम इन्हें कहेंगे 5 to 3 प्राइम एंड। तो ये 5 to 3 प्राइम एंड है, ये 5 to 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे ये 5 to 3 प्राइम एंड है। दो स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल इन नेचर होते हैं। एक सबसे पहले आपने रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोर्क पढ़ा, रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फोर्क। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी इसी डायग्राम में देखा कि ओवरऑल इस पूरी, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल कहेंगे, और ये इस तरह से जो फ्रेगमेंट जो पीसेस हैं डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड अब हो गए, इससे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। सो जैसे रेप्लिकेशन बबल है क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन बिगिंस। ये यानी यहाँ से जो बिगिंस स्टार्ट्स, यानी इनिशिएशन का फेज है, तो रेप्लिकेशन का अमल इसी जगह से स्टार्ट होगा। और जैसे आपको पता है कि यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, एक से ज्यादा है, बट प्रोकैरियोट के अंदर वन ऐसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, यानी वन रेप्लिकेशन बबल बनी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेन और मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक के डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक के रेप्लिकेशन में। होपफुली आपने इन दोनों टर्म्स को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, बहुत ही आसान है। आप थोड़ी सी आप खुद अटेम्प्ट करें, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे पढ़ने की, समझने की, सीखने की, तब तक जो है यहाँ से कोई फायदा नहीं होगा। आप थोड़ी सी कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ, जैसे हम तो जनरली जैसे आपको पता है कि ऐसे ही कहते हैं कि भाई ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और दूसरा इसका डॉटर स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, बट इसकी पूरी एक मैकेनिज्म होती है, एंजाइम रेगुलेटेड मैकेनिज्म होती है। तो पहला फेज होता है जिसे हम कहेंगे इनिशिएशन फेज कहते हैं। इनिशिएट लफ्ज की मीनिंग ही स्टार्ट होती है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, और ओरिजिन रेप्लिकेशन की ओरिजिन की साइट थी, वहां पे एक बबल बना और वहां पे रेप्लिकेशन फोर्क बने थे। तो ये रेप्लिकेशन बबल बनने के लिए जैसे दो एंजाइम्स जरूरी होते हैं, फाउंड बाय द टू एंजाइम्स। सबसे पहले जैसे रेप्लिकेशन के लिए जो सीरीज में, सीक्वेंस में जो एंजाइम या प्रोटीन्स जो आते हैं उसमें नंबर 1 हेलिकेज होता है, हेलिकेज एंजाइम का काम यही होता है कि जैसे बबल बनता है तो जाहिर है बीच में दो स्ट्रैंड्स के दरमियान कौन सी बॉन्ड होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे कहते हैं। जैसे एडेनिन एंड थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो बॉन्ड जो इस तरह से जो बने हुए दो स्ट्रैंड्स के दरमियान, तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो होगा इनको जो है ब्रेक करेगा। तो जाहिर है ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे तो ही जो बबल बनता है। तो पहला एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो यूज होता है उस एंजाइम का नेम होता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम ओपन्स टर्न्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स बाय काजिंग ब्रेक डाउन द बेस बी सेपरेटेड। जैसे ये जो एंजाइम है इसका नेम है डीएनए हेलिकेज। जैसे ये एक स्ट्रैंड डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड, इन दोनों को जो सेपरेट कर दिया है, अब ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनी है इससे हम कहते हैं फोर्क, कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। और ओवरऑल जो ये वाइडर स्ट्रक्चर जो ऐसी बनी थी इसे अब हम कहेंगे नाउ दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल। इसे हम कहेंगे ओवरऑल रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। और ये ऐसी स्ट्रक्चर जो अब बनी है अब इनको हम कहेंगे सिंगल स्ट्रैंड वाली, इससे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, ठीक है। बहरहाल रेप्लिकेशन बबल के लिए टू एंजाइम्स नीडेड है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। नंबर 1 जो एंजाइम है, यू नो वेरी वेल, नंबर 1 एंजाइम उसका नेम है हेलिकेज। इसका काम होता है कि दो स्ट्रैंड्स डीएनए के होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करें। ये सारी पॉइंट्स दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस एनटीबी की टेक्स्ट बुक में मौजूद है, अगर वो आप ओपन करेंगे तो यकीनन आपको जो है ये नजर आती जाएंगे। इन एनटीबी के पॉइंट्स के अलावा हम नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नई पॉइंट नहीं है, हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। बुक बुक रीडिंग आप देखते जाएं। उसके बाद नंबर 2 जो है नेक्स्ट जो मैकेनिज्म के अंदर दूसरा लाइक जो एंजाइम होगा उसे हम कहेंगे डीएनए गायरेज एंजाइम कहेंगे। नंबर 2 एंजाइम इज द डीएनए गायरेज एंजाइम होता है। गायरेज एंजाइम जो होता है वो हेलिकेज एंजाइम से थोड़ा आगे वर्क करता है और डीएनए की जो कॉइलिंग होती है उसको थोड़ा सा अनवाइंड या ओपन करता है, जो हाईली कॉइल्ड होती है उसको अनवाइंड या ओपन करता है। डीएनए हेलिकेज से थोड़ा आगे जो है ये एंजाइम वर्क करता है। जैसे किस तरह से, जैसे आप देखें यहाँ पे डीएनए इज हाईली कॉइल्ड और ये एक्शन जो हुआ है, ये एक्शन हुआ है डीएनए हेलिकेज एंजाइम की वजह से हुआ है, दो स्ट्रैंड अलग हुए, सेपरेट हुए, ये हेलिकेज एंजाइम था, ये हेलिकेज एंजाइम। बट ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज कॉल्ड द डीएनए गायरेज एंजाइम। ये डीएनए गायरेज, अब देखिए आप डीएनए की स्ट्रैंड को ऑब्जर्व करें, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम का एक्शन हुआ है। आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये डीएनए हाईली कंडेंस और हाईली कॉइल्ड है, बट ये भी डीएनए आप जैसे देखें अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है, अनकॉइल हुआ है, थोड़ा सा अनकॉइल अनवाइंड हुआ है। तो ये अनवाइंडिंग का काम कौन करेगा, ये एंजाइम डीएनए गायरेज एंजाइम काम करेगा। ये एंजाइम जो होगा उसका नेम होगा डीएनए गायरेज एंजाइम, डीएनए गायरेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए गायरेज वर्क स्लाइटली अहेड ऑफ द डीएनए हेलिकेज, अहेड ऑफ द डीएनए हेलिकेज एंजाइम एंड फैसिलिटेट इन द अनवाइंडिंग प्रोसेस। और जो डीएनए जो हाईली कॉइल्ड है उसको अनवाइंड करना, सेपरेट करने का ये काम कर रहा है और इस एंजाइम का नेम है डीएनए गायरेज एंजाइम, डीएनए गायरेज एंजाइम। तो आपने इनिशिएशन फेज में ये पढ़ा था कि जो रेप्लिकेशन बबल बनेगा उसमें टू एंजाइम्स आर नेसेसरी, नंबर 1 डीएनए हेलिकेज एंजाइम एंड नंबर 2 इज द डीएनए गायरेज एंजाइम।
तो गायरेज एंजाइम हेलिकेज से अहेड वर्क करता है और थोड़ा सा डीएनए की कॉइल को अनवाइंड करता है, और बाकी हेलिकेज तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए बन जाते हैं। ये काम जो है डीएनए हेलिकेज होता है। अब ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस टू एंजाइम्स कौन से, एक एंजाइम जैसे डीएनए हेलिकेज था और दूसरा एंजाइम है डीएनए गायरेज, इन दोनों के एक्शन से क्या हुआ, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डुप्लेक्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बबल लाइक अपीयरेंस अपीयर हो गई, जिससे हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। तो शुरू में इनिशिएशन फेज के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि रेप्लिकेशन बबल के लिए टू एंजाइम्स आर नेसेसरी। नंबर वन इज हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, एंड number two enzyme is called as DNA gyrase enzyme। होपफुली आपने ये रेप्लिकेशन बबल बनने का अमल सीख लिया होगा, होपफुली। ज्यादातर आप खुद कोशिश करें, हम तो बार बार आपको मैं याद दिलाता रहता हूँ कि आप खुद से जब तक नहीं देखेंगे तब ये मीन्स आपको इतना बड़ा फायदा नहीं होगा, याद आपको करना है। इसी तरह से इनिशिएशन फेज के अंदर एनदर प्रोटीन, एक और प्रोटीन आता है। जैसे आपको पता है कि अगर डीएनए की दो स्ट्रैंड जो है अलग हो गए तो डीएनए पॉलीमरेज से वापस जो है इनकी लिंकेज या बॉन्डिंग भी हो सकती है। अब इससे बचाने के लिए, सिंगल स्ट्रैंड रखने के लिए, ऐसे ना हो कि वापस में आपस में जुड़ जाए वापस, तो उससे बचाने के लिए एक और प्रोटीन होते हैं ताकि वापस दोबारा ना जुड़ जाए। एक और प्रोटीन होता है जिसका नेम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन होता है। एसएसबी प्रोटीन, ये सारे जो है एसएसबी प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो सिंगल स्ट्रैंड बन गया था डीएनए हेलिकेज एंजाइम के एक्शन की वजह से। अब इसी को सिंगल स्ट्रैंड मेंटेन करना, ये ऐसा क्यों अमल होता है, व्हाई, बिकॉज ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा और ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में से हर एक स्ट्रैंड में से एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा जिसे हम कहते हैं डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। ऐसे ना हो कि जैसे बबल बनाए वापस जो है ये आपस में जुड़ जाए, उसको रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम कहेंगे एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ बेस पेयर्स, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द बेस पेयर, कौन से बेस पेयर, जैसे यहाँ पे जो एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन के आपस में जो पेयरिंग थी, डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने उनको ब्रेक किया था। ब्रेक होने के बाद ही मींस नंबर टू, अगर सीरीज और स्टेप्स में आप जैसे आए तो पहली सीरीज के अंदर डीएनए हेलिकेज एंजाइम का एक्शन था, दूसरा जो रोल है इसमें एसएसबी प्रोटीन का रोल होता है, दूसरा जो रेप्लिकेशन के अंदर जो रोल है वो एसएसबी प्रोटीन का है। इस तरह से कि जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड बन गए थे तो उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर प्रिवेंटेड टू पेयर अप अगेन, यानी ऐसे ना हो कि ये वापस जुड़ जाए दोबारा, उससे रोकने के लिए कौन से स्पेसिफिक प्रोटीन है, उन प्रोटीन का नेम होगा एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन होते हैं, एसएसबी प्रोटीन। एंड बोथ सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। फ्यूचर में आगे जो थोड़ी नेक्स्ट जो जो मैकेनिज्म के अंदर आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है तो बहुत ही आसान, सीरीज और सीक्वेंस में मौजूद है, आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है। टेक्स्ट बुक जो एनटीबी का ओपन रखें, उनसे उनके मीन्स से उनमें देखते जाएं, रेफर करते जाएं, और यहाँ से हम जैसे पढ़ेंगे आपके पास एक मोर ओवर ऐसा ही फॉर्मेट मौजूद है, उसको देखते जाएं, आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब हम आते हैं एक्सटेंशन फेज है, इलांगेशन एक्सटेंशन फेज है, एक्सटेंशन फेज जिसे पोलीमराइजेशन भी कहते हैं, पोलीमराइजेशन फेज, एक्सटेंशन फेज और पोलीमराइजेशन फेज। वाई, बिकॉज ये इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को यूज करके, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड थे उसमें से जो एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा अलोंग द जो लेंथ है डीएनए की, डबल स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए की, उसी में से जो है अब दूसरा जो एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा तो उसे हम कहेंगे अलोंग एक्सटेंशन फेज और
elongation नहीं, extension phase are that polymerization phase. So it is the formation of daughter strand or लेगिंग स्ट्रैंड, एक लेगिंग भी होते हैं और दूसरा लीडिंग होता है। बहरहाल हम उनको ही डिस्कस करेंगे। अलग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है? ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसमें से, इस स्ट्रैंड में से एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। इसी तरह से ये टेम्पलेट है तो इसमें भी एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। तो एक को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, नया जो स्ट्रैंड बनेगा तो एक वन ऑफ देम उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और जो दूसरा जो नया दूसरे टेम्पलेट का जो स्ट्रैंड होगा उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। थोड़ी देर के बाद ये दोनों टर्म आते हैं। जैसे टेम्पलेट, हर एक टेम्पलेट में जो नया डाटर स्ट्रैंड बनेगा, एक को कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, न्यू डाटर स्ट्रैंड जो होगा, और दूसरे को हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। दोनों जो है डाटर स्ट्रैंड होते हैं ये, ठीक है। डाटर स्ट्रैंड्स, लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। डाटर स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर मेन एंजाइम है जिसका काम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मेन एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर है वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बिकॉज ये जो डाटर स्ट्रैंड जो बनेगा टेम्पलेट के बेसिस पे, डाटर स्ट्रैंड बनेगा, उन न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ले आने का काम, जोड़ने का काम जो मजीद जो होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। तो इस वजह से डीएनए पॉलीमरेज को मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट वर्क अंटिल न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड ऑन द टेम्पलेट। ऐसे डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट मींस वर्क नहीं करेगा जब तक न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे टेम्पलेट पे ना आ जाए। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड या छोटी सीक्वेंस टेम्पलेट पे ना आए तब तक मींस ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता है। इवन डीएनए पॉलीमरेज जो है इस स्ट्रैंड के साथ लिंक भी नहीं हो सकता है। उसके लिए एक सबसे पहले एक छोटी mRNA की आरएनए की एक छोटी आरएनए की सीक्वेंस चाहिए जिसका नेम होता है प्राइमर। अब प्राइमर को कौन बनाता है? प्राइमेज एंजाइम बनाता है। प्राइमेज एंजाइम का काम होता है प्राइमर बनाना, जो छोटी आरएनए की सीक्वेंस होती है। और ये अगर सीक्वेंस होगी तो डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ अटैच होगा और डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। अदरवाइज डीएनए का कॉम्प्लीमेंट जो स्ट्रैंड है, डॉटर स्ट्रैंड है, वो नहीं बन सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? एक छोटी आरएनए की सीक्वेंस होनी चाहिए जिसका नेम होगा प्राइमर। प्राइमर को कौन बनाता है? प्राइमेज। आपको पता है कि आप कहेंगे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या है ये टर्म्स कौन से हैं। एएसी है तो यकीनन जो सफिक्स एएसी है तो ये एंजाइम के बारे में बात हो रही है। तो प्राइमेज एंजाइम है, उसमें छोटी आरएनए की सीक्वेंस बनेगी, उसका नेम होगा प्राइमर। और प्राइमर का काम क्या होगा? प्राइमर का काम होगा प्रोवाइड्स साइट टू डीएनए पॉलीमरेज, ताकि डीएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियोटाइड को, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को टेम्पलेट पे अरेंज करता रहे। तो यानी यहाँ पे अब हम नेक्स्ट आएंगे कि यानी पहले हेलिकेज की जरूरत थी, देन एसएसबी प्रोटीन की जरूरत थी। अब जो जैसे अब नेक्स्ट क्या किसकी जरूरत हुई है? एक प्राइमेज एंजाइम की जरूरत हुई है ताकि वो प्राइमर बनाए। प्राइमर बनाएगा तो देन डीएनए पॉलीमरेज अपना एक्शन दिखाएगा, अदरवाइज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। होपफुली आपने इस पॉइंट को गेन किया होगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट वर्क अंटिल द न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड ऑन द टेम्पलेट, डायरेक्टली नहीं। इस पर्पस के लिए कौन सा एक नेक्स्ट एंजाइम है जिसका नेम होता है प्राइमेज एंजाइम। इसका काम क्या है? टू अरेंज फ्यू आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। एक छोटी आरएनए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, उसका नेम होता है प्राइमर। इस आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जरूरत होती है जिसका नेम होता है प्राइमर। और प्राइमर क्या करेगा? विच एक्ट एज अ स्टार्ट साइट फॉर द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। यानी डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर के बगैर काम नहीं कर सकता है। प्राइमर है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे टेम्पलेट के साथ जोड़ के यानी दूसरा एक डॉटर स्ट्रैंड बनाना है। बट ये प्राइमर के बगैर काम नहीं करेगा। और इस प्राइमर को कौन बनाता है? डीएनए प्राइमेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हमारे टेक्स्ट बुक में तो ये पॉइंट नहीं है, बट हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन भी किया है कि एन आरएनए प्राइमर मस्ट बी सिंथेसाइज्ड टू प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए अटैचमेंट पॉइंट चाहिए। पॉइंट होगी तो मींस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना एक्शन दिखाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोबारा से देखते हैं कि यानी एक्सटेंशन फेज क्या है। एक्सटेंशन फेज ये है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड। कहाँ से?
डाटर स्ट्रैंड कौन से होते हैं, एक लैगिंग होता है, दूसरा लीडिंग भी होता है along the length of templates, और डाटर स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका नेम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट वर्क अंटिल सम न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड ऑन टेम्पलेट, जब तक न्यूक्लियोटाइड अरेंज टेम्पलेट पे नहीं होते नहीं वर्क कर सकता है, बट उसकी वर्किंग के लिए अटैचमेंट की पॉइंट के लिए एक छोटी आरएनए की सीक्वेंस की जरूरत होती है, और उस आरएनए की सीक्वेंस को हम कहेंगे प्राइमर कहेंगे। प्राइमर को कौन बनाता है, डीएनए प्राइमेज एंजाइम बनाता है, डीएनए प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाता है। देन उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो अटैच होगा और न्यूक्लियोटाइड लिंक होंगे और डाटर स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, 10-12 मरतबा ये रिपीट किया है, यकीनन आप थोड़ा आप खुद कोशिश करें तो समझ पाएंगे। तो एक टर्म है प्राइमोसोम, है प्राइमोसोम। प्राइमोसोम जो तकरीबन 7 से ज्यादा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, जो डीएनए जो से ये प्राइमेज एंजाइम है, इसके फॉर्मेशन में भी इस लाइक इसका एक थोड़ा सा रोल होता है। तो प्राइमोस एंजाइम, प्राइमोस एक कॉम्प्लेक्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग आरएनए प्राइमर ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन के दौरान क्रिएटिंग आरएनए प्राइमर को क्रिएट करना, उस बनाने में इनका एक बहुत ही बड़ा किरदार होता है। कॉम्प्लेक्स है 7, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, 7 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है प्राइमोसोम। तो जो उसका मेन काम होगा, हेल्प्स टू क्रिएट आरएनए प्राइमर को क्रिएट करने में, उसमें बनाने में इस प्राइमोस का रोल होता है। जनरल टर्म आप जैसे इसको नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम आते हैं। नेक्स्ट फेज जैसे थोड़ा सा हम देखेंगे कि लाइक ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम है। डीएनए प्राइमेज एंजाइम का काम होता है आरएनए प्राइमर प्रोड्यूस करना। आरएनए प्राइमर जैसे फ्यू न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, और फिर देन क्या होगा, उसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज ऐड होगा। अदरवाइज डीएनए पॉलीमरेज ऐड नहीं हो सकता है जब तक मींस ये ऐसे प्राइमर आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल नहीं होते। तो बहरहाल आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल आर नेसेसरी। इसी तरह से कल भी हमने एक और पॉइंट देखी थी, और यहाँ पे मींस जैसे प्राइमोसोम के बारे में था। प्राइमोसोम आरएनए प्राइमर बनाता है। ये ओवरऑल जो बॉडी है इसका नेम है प्राइमोसोम, और इसके अंदर जैसे ये आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर फ्यू न्यूक्लियोटाइड आरएनए की सीक्वेंस होती है। उसका आगे काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि लाइक डीएनए पॉलीमरेज को अटैचमेंट साइट देते हैं ताकि एक डाटर स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड बनाए। उसके बाद नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट स्टेप्स में है प्राइमर के बारे में है। प्राइमर का रोल क्या है, तो अलग से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमर विच एक्ट एज स्टार्ट साइट फॉर द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो आगे क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ डाटर स्ट्रैंड में इनका रोल है। सिंथेसिस ऑफ डाटर स्ट्रैंड में रोल है। और उसके बाद जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में एनटीबी के अंदर आप जैसे देखेंगे 3 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के टाइप्स दिए गए हैं। बिकॉज जैसे आपने पढ़ा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज मेजर एंजाइम इन द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नेम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बट इसके 3 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म जो जैसे हम अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 कहें, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम होता है न्यूक्लियोटाइड अटैच करना, टेम्पलेट के बेसिस पे न्यू स्ट्रैंड बनाना। और डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए अटैचमेंट के लिए प्राइमर की जरूरत होती है। प्राइमर के साथ पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम अटैच होगा और देन एक न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। एक बात ये क्लियर करें, डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइमर की जरूरत होगी और न्यू स्ट्रैंड बनाने में डीएनए पॉलीमरेज 3 का रोल होता है। इसी तरह से जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी या एक स्टेप हो जाएगा, तो मीन्स हमेशा के लिए जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज 3 उस जगह पे अटैच नहीं होगा, तो इसको अलग भी करना है। तो अलग कैसे होगा, जस्ट डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को रिमूव करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3 भी वहां पे नहीं रह सकता है। बिकॉज और भी जो है सीक्वेंस और सेगमेंट है जो न्यूक्लियोटाइड की, उसको भी जैसे डॉटर स्ट्रैंड की सूरत में बनाना होता है। तो इस वजह से डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की जरूरत दोबारा भी पड़ती है। तो इस वजह से उसको वहां से रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, जस्ट प्राइमर को रिमूव करता है आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 जो आरएनए
प्राइमर को रिमूव करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव किया तो डीएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। बाकी तीसरा जो टाइप है डीएनए पॉलीमरेज 2, उसका काम होता है रिपेयर का, है थ्रू आउट द लाइफ टाइम रिपेयर का, डीएनए रिपेयर में इसका जो रोल होता है डिटेल नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1, इट कैटालिसिस द रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करेगा, यकीनन आरएनए प्राइमर रिप्लेस होगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3 भी रिप्लेस हो जाएगा। बाय न्यूक्लियोटाइड इन टर्मिनेशन फेज ऑफ रेप्लिकेशन, जब भी रेप्लिकेशन टर्मिनेट होगी, खत्म होगी या एक सीक्वेंस खत्म होगी, उस वक्त जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा प्राइमर को रिमूव करेगा। सो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 के फंक्शन को सही तौर पे परफॉर्म करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 की जरूरत होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की जरूरत होती है इन द मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस, मेन जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसमें इसकी जरूरत होती है। होपफुली आपने डीएनए पॉलीमरेज 1 के फंक्शन को पढ़ा, मोरओवर आगे भी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल मौजूद है डीएनए पॉलीमरेज 1 की। अब हम आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 2 जो और 3 है। 2 और 3 जो है खास तौर पे 2 का जो काम होता है इन्वॉल्व इन रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए डैमेज, अगर डीएनए डैमेज होता है तो उसमें रिपेयर में काम आता है, रेप्लिकेशन में इसमें यहाँ पे फिलहाल कोई भी रोल नहीं है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये जो मेन एंजाइम होता है डीएनए की रेप्लिकेशन में, डीएनए का नया स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड बनाने में इस डीएनए पॉलीमरेज 3 का इंपॉर्टेंट रोल है। पॉलीमरेज 3 तभी जो मीन्स वर्क करेगा जब इसको अटैचमेंट के लिए एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, तब जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और देन न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा, एक्सटेंशन फेज होगा या पॉलीमराइजेशन का फेज होगा, उसमें जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 का मेन रोल होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम, इट इज द मेन एंजाइम दैट गेट synthesize the both daughter strand along the template during the replication process। जैसे ये टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है, उसमें एक नया डॉटर स्टैंड जैसे बन रहा है, तो ये डॉटर स्टैंड बनाने में इस एंजाइम का रोल है, ये एंजाइम है, इसका नेम है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर स्टैंड, न्यू स्टैंड, टेम्पलेट में से न्यू स्टैंड जो बनाएगा वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैचमेंट के लिए आरएनए की छोटी सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी, स्टार्ट लेने के लिए उस छोटी सीक्वेंस का नेम है, जैसे प्राइमर है, और प्राइमर को प्राइमेज एंजाइम ने बनाया था, आपको पता है। तो उसके बाद जैसे अलग करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आएगा, तो प्राइमर को अलग करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज भी फ्री हो जाएगा, ताकि दोबारा किसी जगह पे इसका इस्तेमाल हो न्यूक्लियोटाइड का लिंक करने के लिए। तो आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 को सपोर्ट देता है। मेन एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। टेक्स्ट बुक में भी क्लियर पॉइंट्स पढ़िए, आप जस्ट याद करें, बस आप इंटरफेस के लिए एक सिंगल लाइन के अंदर जो फंक्शन है आप याद कर सकते हैं, सिंगल लाइन के अंदर ये इनके फंक्शन मौजूद है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। कल भी शायद यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये सारा जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये सब दोबारा से हमने जैसे रिपीट किया है, दोबारा से रिपीट किया है। तो रेप्लिकेशन किस पैटर्न में होगी, रेप्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप याद करेंगे। रेप्लिकेशन का पैटर्न डायग्राम पे भी हम आते हैं। डीएनए इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन 5 to 3 प्राइम एंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। स्टेप क्वेश्चन है, हमेशा 5 to 3 प्राइम एंड में होगी डीएनए, नेक्स्ट जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा। डायरेक्शन मीनिंग दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड ओनली टू 3 एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड। तो आपको याद होगा जैसे हमने पेंटोज शुगर के अंदर यहाँ पे कार्बन नंबर 3 था और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 था जिसके साथ फास्फोरिक एसिड अटैच था, ये कार्बन नंबर 1 जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस था। अगर इस जैसा एक और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जैसे 2 न्यूक्लियोटाइड इनकी आपस में लिंक होगी, तो ये 3 नंबर कार्बन के साथ यहाँ पे फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 और न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 आपस में लिंक होंगे, तो 3 नंबर जो कार्बन होता है वो फ्री होता है, 5 नंबर कार्बन जहाँ पे फास्फोरिक एसिड होता है। तो न्यू स्ट्रैंड बनेगा तो 5 to 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में होगा, 5 to 3 प्राइम एंड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टेस्ट रिलेटेड सवाल है, टेस्ट में आ सकता है ऐसे सवाल। तो डॉटर स्ट्रैंड जो न्यू बनेगा वो 5 to 3 प्राइम एंड होगा। कैसे, जिस तरह से आप देखें, जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, न्यू स्ट्रैंड जो बनाता है, जैसे ये जो है
ये स्ट्रैंड है, ये इस स्ट्रैंड का नेम है कि ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट पे डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जैसे आप देखें न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या मौजूद है, जैसे ये साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस जो है साइटोसिन है, और ये पेंटोज शुगर है, और ये फास्फोरिक एसिड है। तो ये जब न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जैसे अब यहाँ पे देखिए जी है ना, तो जी है तो यहाँ पे यकीनन क्या आएगा, सी आएगा, उसको लिंक करेगा। तो जो ये कार्बन नंबर 3 था, इसका ऑलरेडी एक एंड फ्री था, तो 3 एंड फ्री था, तो मीन्स अब नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड आएगा यकीनन इसके साथ जो लिंक होगा, बॉन्ड होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। जैसे ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। इस तरह से ये जो नया स्ट्रैंड है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, और आगे जितने भी डीएनए के ऐसे स्ट्रैंड होंगे तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। इनको ऐड करने का काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा है, करेक्टली ऐड कर रहा है, करेक्टली ऐड कर रहा है। कैसे, जिस तरह से आप देखें ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, यहाँ पे जैसे थायमिन था तो ये एडिनिन आ गया, यहाँ पे अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में साइटोसिन था तो गुआनिन आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर एडिनिन है तो थायमिन आया है। एक एक न्यूक्लियोटाइड जैसे आया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये ला ऐड करा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे साइटोसिन है तो गुआनिन आ गया, ये गुआनिन है तो ये साइटोसिन आएगा। इस तरह से जो ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे तो यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। जैसे आपको पता है कि वन न्यूक्लियोटाइड रिमेन्स लिंक्ड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर ज्वाइंट टुगेदर, तो उन्हें हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए बने। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में डीएनए लाइगेज का किरदार होता है, आप यही भी याद कर लें। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में डीएनए लाइगेज एंजाइम का किरदार होता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा होगा, इट सील्स द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को लिंक करना, जोड़ना, सील करना, ग्लू की तरह जैसे काम करना, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देना, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम होगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम होगा। ये काम जो है ना, ये जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम डीएनए लाइगेज का होगा। आगे आगे टॉपिक मौजूद है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये काम होगा डीएनए लाइगेज का, जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या लिंकेज बनाएगी। होपफुली आपने ये पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि 5 to 3 प्राइम एंड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से। हम एक्सटेंशन फेज और पोलीमराइजेशन फेज पढ़ रहे हैं। एक्सटेंशन फेज और पोलीमराइजेशन फेज पढ़ रहे हैं। एक्सटेंशन फेज में मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्टिविटी, तो ये भी जैसे हमने पढ़ लिया है, ये भी अभी हमने जैसे डिस्कस किया वही सेम है। हम नेक्स्ट आते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 की अब जो मैकेनिज्म है वेरी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको पता है कि ये एक जैसे दो स्ट्रैंड है ना, आपने जैसे देखा, एक 5 to 3 प्राइम एंड है, दूसरा 3 to 5 प्राइम एंड है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। और यहाँ पे आपने देखा देन एक बबल भी बन गया, बबल बन गया जिसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। ये रेप्लिकेशन बबल हो गया, रेप्लिकेशन बबल हो गया। तो आपको पता है कि रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद ये जो पॉइंट होती है इन्हें हम फोर्क कहते हैं। अब ये सिंगल स्ट्रैंड बन गए थे जो इसे इसे हम फोर्क कहते हैं। ये जो स्ट्रैंड अब बनेगा ये टेम्पलेट बनेगा। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की बेसिस पे एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा तो एक स्ट्रैंड होगा उसे हम कहेंगे लीडिंग फेज, और दूसरा जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा उसे कहेंगे लेगिंग फेज। नए स्ट्रैंड जो बनेंगे इस रेप्लिकेशन बबल के अंदर, एक स्ट्रैंड जो डॉटर स्ट्रैंड होगा उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा जो होगा उसे हम कहेंगे लेगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग जो स्ट्रैंड होता है, बिकॉज ये ऐसा क्यों होता है कि आगे डिटेल मौजूद है, बट कि बिकॉज डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, तो इस तरह से इनकी जो दोबारा से न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनता है तो एक साइड पे कंटिन्यूअस, जैसे एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी, प्राइमर
की जरूरत होगी और देन छोड़ेंगी, दूसरे स्ट्रैंड के साथ लिंक होती जाएगी। वो जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसे कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, जिसमें एक से ज्यादा प्राइमर की जरूरत होती है। जैसे एक छोटी सेगमेंट आई तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम को आपको पता है वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एक प्राइमर चाहिए। तो जैसे प्राइमर आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम वर्क करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर उसके साथ अटैच करेगा। तो उसके बाद जब दूसरी जो फ्रेगमेंट आएगी छोटी, तो उस वक्त एक एनदर प्राइमर की जरूरत पड़ेगी और डीएनए पॉलीमरेज 3 अगेन उसके साथ ज्वाइन करेगा। तो छोटे छोटे पीसेस की सूरत में एक नया जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा उसे हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। एक जो कंटिन्यूअस फॉर्म में जो नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। उसमें जस्ट 1 प्राइमर की जरूरत होती है और उसमें जो है मेनी प्राइमर्स की जरूरत होती है। ये एक दोनों में छोटा सा फर्क है। जैसे आप देखें डीएनए की, जैसे आपको पता है कि एंटी पैरेलल नेचर होते हैं ना, अगर यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा यकीनन इसके एंड पे ये 5 प्राइम एंड है। जैसे ये 3 प्राइम एंड है तो दूसरे एंड पे इसका जो ये 5 प्राइम एंड है। इसी तरह से आप देखें ये स्ट्रैंड डीएनए का, ये स्ट्रैंड है, जैसे ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, तो दूसरे एंड पे क्या होगा, यकीनन इसका जो है 3 प्राइम एंड होगा, यकीनन जिसका जो 3 प्राइम एंड होगा। अच्छा, इसमें हमसे थोड़ी सी शायद एक गलती हुई है, क्या हुआ है, डीएनए फॉर्मेशन 5 to 3 प्राइम एंड, 5 to 3 प्राइम एंड पड़ा था शायद, हाँ सही है। तो इसी तरह से जैसे आप देखें ये जो था ये 5 to 3 प्राइम एंड है और यहाँ पे दूसरा जो स्टैंड है ये भी जैसे 5 to 3 प्राइम एंड है। ये रेप्लिकेशन बबल है जिसमें जैसे आपको पता है कि हर एक स्टैंड में एक नया डॉटर स्टैंड बनेगा। ये टेम्पलेट है, इसमें एक डॉटर स्टैंड है, ये टेम्पलेट है, ये डॉटर स्टैंड है। तो अब डॉटर स्टैंड बनने का अमल कैसे होता है, ये थोड़ा सा गौर तलब है। आखिरी जो आप कहेंगे ना, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आखिरी थोड़ा सा आपके लिए जो मुश्किल टॉपिक है वही है। ठीक, इतना मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा, जैसे आपने पहले ही पढ़ा है इसी तरह से आसान है। कैसे, जिस तरह से ये जो स्ट्रैंड नया बन रहा है तो और किस तरफ है, टूवर्ड्स है रेप्लिकेशन फोर्क है, ये इसका जो डायरेक्शन है, ये न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है तो ये टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क है, रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ आ रहा है, नया डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है। और डॉटर स्ट्रैंड बनने का डायरेक्शन भी जैसे देखें 5 to 3 प्राइम एंड है और ये इसमें एक ही आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। देन जो पॉलीमरेज 3 एंजाइम होगा वो वर्क करेगा और जाके जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट होनी है, खत्म होनी है, तब तक उसके बीच में कोई भी आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बनने के हम कहेंगे कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, यानी जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें डॉटर स्ट्रैंड जो बनेगा, एक डॉटर स्ट्रैंड होगा वो कंटिन्यूअस होगा, उसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, जिसमें 1 प्राइमर की जरूरत पड़ती है और उसका जो डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होगा, उसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होगा। इसी तरह से दूसरा जो डॉटर स्ट्रैंड है, जैसे आपको पता है कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है, उसमें एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। वो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स की सूरत में, जैसे एक छोटी फ्रेगमेंट आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, फ्रेगमेंट की उनकी डायरेक्शन अगेन 5 to 3 प्राइम में होगा। जैसे ये 5 to 3 प्राइम एंड है, इनका भी जैसे देखेंगे इन छोटी फ्रेगमेंट्स का डायरेक्शन वो भी 5 to 3 प्राइम एंड की सूरत में जैसे अटैच होते जाएंगे। बट आप जैसे देखें ये इन दोनों में फर्क ये है कि ये कंटिन्यूअस है, इसमें एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ी थी, उसके बाद जाके टर्मिनेट होगा, दूसरा स्टैंड बन जाएगा। बट यहाँ पे रिपीटेडली बार बार जैसे एक नया आरएनए प्राइमर आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 उसके साथ लिंक होगा, ज्वाइन होगा और देन एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स की सूरत में। इन डीएनए की छोटी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जापानीज पर्सन थे 1960 में, इन्होंने ये डिस्कवरी की थी, तो इस वजह से उस नाम की वजह से इसकी ये छोटी फ्रेगमेंट्स आई हैं। ओकाजाकी उस पर्सन का नेम था, एक अनदर पर्सन भी इसके साथ था। तो ऐसी छोटी फ्रेगमेंट्स को हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो छोटी फ्रेगमेंट्स होती हैं। तो हर बार जैसे आप देखें यहाँ पे एक नए आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है और हर बार जैसे जैसे लिंक करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज अलग होगा, अलग होके देन जंप दे के वापस जो है अनदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के साथ लिंक होगा। तो उसका जंप जो कितना बड़ा होता है वो भी आगे हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है, ठीक है ना। ये तो हम नोट करेंगे। तो ऐसा जो नया जो स्ट्रैंड बना है, डॉटर स्ट्रैंड बना है, इससे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। ये जैसे कंटिन्यूअस फॉर्म में है और ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो
स्ट्रैंड बना है, डाटर स्ट्रैंड बना है, उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और इसका रुख किस तरफ है? अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क है। इसका जो रुख है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क है, इसका जो रुख है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क है, एक नया डाटर स्ट्रैंड बनेगा। डाटर स्ट्रैंड बनने का अमल वही सेम है, 5 to 3 प्राइम एंड है। डाटर स्ट्रैंड बनने का वही अमल सेम है, 5 to 3 प्राइम एंड है। बट क्या है कि आपने देखा कि यहाँ पे ओनली 1 आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, और यहाँ पे बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, मेनी आरएनए प्राइमर की जरूरत। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस फॉर्म में है, और ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा तो बार बार रिपीटेडली आरएनए प्राइमर की जरूरत। मोरओवर एक और डिफरेंस ये है कि यानी ये लीडिंग स्ट्रैंड ग्रोज टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, और लेगिंग स्ट्रैंड है दैट ग्रोज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क इन स्मॉलर पीसेस। हर एक पीस को हम कहेंगे ओकाज़की फ्रेगमेंट, पर्सन का नेम है। तो इस तरह से एक्सटेंशन फेज और पॉलीमराइजेशन की फेज होगी। एक पॉलीमर डीएनए का स्ट्रैंड जो बनेगा कंटिन्यूअस बनेगा, और दूसरा छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स की सूरत में बनेगा। होपफुली आपने ये समझ लिया तो डीएनए रेप्लिकेशन खत्म। तो डीएनए रेप्लिकेशन खत्म है। तो ये नहीं, यहाँ पे देखें जैसे वन यूनिट डीएनए पॉलीमरेज 3 वर्क ऑन द वन टेम्पलेट जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइजेस डॉटर स्ट्रैंड्स टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो बात हो रही है ये लीडिंग स्ट्रैंड की है। सो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग डॉटर स्ट्रैंड इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड, यानी ये लीडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन होगी। देखें ये लीडिंग स्ट्रैंड है, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड है टुवर्ड्स किस तरफ? रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ। एंड इट सिंथेसाइज अनदर डॉटर स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, उसे हम कहेंगे लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जैसे अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क है, इसे हम कहेंगे लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। वेरी क्लियर है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते जाएं। तो यही पॉइंट्स हैं, आप खुद याद जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पे 10 बार भी आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, बट अब याद आपको करना। जैसे ये कंटिन्यूअस बनेगा, यहाँ पे ओनली 1 प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मेनी प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी, बार बार प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। और ये टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क है, तो उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और ये छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स की सूरत में अनदर नया डाटर स्ट्रैंड बनेगा। छोटी फ्रेगमेंट्स जो होती है उन्हें हम कहेंगे ओकाज़की फ्रेगमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे मेनी प्राइमर्स की जरूरत होती है, और ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होता है, उसे ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो इस तरह से डीएनए की 2 स्ट्रैंड बनेगी। ये सब क्यों है? वाई? बिकॉज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल होने की वजह से एक जैसी सेम कंटिन्यूअस फॉर्म में ये नहीं बन सकते हैं। ठीक है, 1960s में ये ओकाज़की फ्रेगमेंट के बारे में पॉइंट आई थी। ठीक है, तो होपफुली आप जैसे देखें 1 यूनिट ऑफ पॉलीमरेज 3 वर्क ऑन द वन टेम्पलेट पे 1 पॉलीमरेज 3 एंजाइम ये वर्क करता है, and continuously synthesize daughter strand towards the replication fork. Direction होगा 5 to 3 prime end, and the second unit work on the opposite direction. Second unit works on the opposite direction. Second unit works on the opposite template, or synthesize another daughter strand away from the replication fork, that is called the lagging strand. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि दूसरा स्ट्रैंड किस तरह से बनेगा। दूसरा स्ट्रैंड जो लेगिंग स्ट्रैंड है ना, उसकी बात हो रही है, लेगिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है, लेगिंग स्ट्रैंड की। कि द सेकंड यूनिट वर्क ऑन द अदर टेम्पलेट, जैसे हमने कहा कि इट सिंथेसाइज अनदर डॉटर स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क इज कॉल्ड द लेगिंग स्ट्रैंड। As the 2 units are interlinked, so the second unit is allowed to polymerize daughter strand to a specific length. यानी कंटिन्यूअस लेंथ में नहीं, छोटी छोटी लेंथ के अंदर जैसे ये यूनिट अटैच होते जाएंगे। Then it has to jump back 100 to 200 nucleotide in eukaryotes and 1000 to 2000 nucleotide in prokaryotes. ये किसकी बात हो रही है? जैसे डीएनए पॉलीमराइज ने पॉलीमरेज 3 एंजाइम ने जब एक छोटी फ्रैगमेंट सेगमेंट डीएनए पॉलीमरेज 3
यूकैरियोट्स के अंदर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड आगे जो जाएगा और वहां से लेके आके करेक्टली आके पेयर करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो उसकी बात हो रही है। इट हैज टू जंप बैक 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स इन यूकैरियोट्स एंड 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड इन प्रोकैरियोट्स टू ए न्यू प्राइमर के साथ, यानी डीएनए पॉलीमरेज 3। ये यानी इट की मीनिंग है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में बात हो रही है। डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में बात हो रही है। तो उसको एक नया प्राइमर मिलेगा टू परफॉर्म द पॉलीमराइजेशन अगेन। पॉलीमराइजेशन कौन कराता है? पॉलीमराइजेशन डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड की एक नई सीक्वेंस जो बनाना, लिंक करना, जोड़ना, पॉली न्यूक्लियोटाइड आके बने, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में। इसका हम थोड़ा सा और भी मैनर में इसको देखेंगे किस तरह से होता है। Therefore, this daughter strand grows discontinuously away from the replication fork। जैसे आपने अभी देखा कि अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन, एक टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होता है, दूसरा अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क था, जिसमें छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स थी, वो ओकाज़की फ्रेगमेंट थी, फॉर्मिंग शॉर्ट फ्रेगमेंट्स इन इंटरप्टेड बाय प्राइमर। तो आपको पता है कि जैसे हमने लीडिंग स्ट्रैंड जो बन रहा था, तो जस्ट उसमें एक प्राइमर की जरूरत थी। इसमें क्या इंटरप्टेड बाय प्राइमर, यानी हर एक छोटी छोटी ओकाज़की फ्रेगमेंट के वक्त एक नया प्राइमर उसकी जरूरत पड़ेगी। इंटरप्टेड बाय प्राइमर यानी एक नया प्राइमर आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 उसके साथ लिंक होगा, डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, देन डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, प्राइमर को अलग करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 भी अलग हो जाएगा। ठीक है, कॉल्ड एज ओकाज़की फ्रेगमेंट। ओकाज़की जैसे छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स है, उन्हें हमें ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। दिस डिसकंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्ट्रैंड इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। जैसे एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड था, वो था लीडिंग स्ट्रैंड, और ये छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में लैगिंग स्ट्रैंड है। So one of the DNA polymerase 3 subunit also removes wrong nucleotide if added। जैसे आपको पता है ना कि स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है, एडेनिन की पेयरिंग जो थायमिन के साथ, गुआनिन की जो है साइटोसिन के साथ होती है। तो अगर जैसे कोई रॉन्ग पेयर जैसे पेयरिंग हो चुकी है, जैसे एडेनिन की जैसे हम कहेंगे साइटोसिन के साथ हो गई है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है अलग करेगी। जैसे टाइपिंग करते वक्त जैसे ए की जगह पे ई टाइप हो जाए या एस टाइप हो जाए, जैसे कंप्यूटर कीज में ए और एस साथ होते हैं, तो ये रॉन्ग की थी, रॉन्ग की जैसे हम कहते हैं उसको बैक स्पेस में जाके और उसके बाद करेक्ट उसको ए की जो टाइप करते हैं। इसी तरह से अगर ये बेस पेयरिंग किसी जगह पे कोई बेस गलत हो गया है, तो उसकी रिपेयर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 करेक्शन करेगा, जिसे कहेंगे प्रूफ रीडिंग। जैसे आपको पता है कि कोई भी टाइपिस्ट टाइप करता है तो आखिर में उसको प्रूफ चेक करते हैं कि वाकई ये टाइपिंग जो की गई है सही की गई है या गलत की गई। कभी कभार हमसे भी प्रूफ रीडिंग मिस्टेक रह जाती है, पेज नंबर गलत आ जाते हैं, कभी स्पेलिंग में जो चेकिंग में भी, जैसे टेस्ट वगैरह में भी आते हैं, आप देखते हैं टेक्स्ट बुक भी होते हैं, उसमें भी प्रूफ रीडिंग की गलतियां होती रह जाती हैं। तो इसी तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान कभी कभार कोई गलती रह जाती है, तो उसका मैसेज भी आगे जाके गलत होता है, गलत अमाइनो एसिड बन जाते हैं, एक बड़े डिसऑर्डर हो सकते हैं। बहरहाल ये नेचुरल फिनोमेना है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। अगर गलत बेस पेयरिंग की जो है होगी तो उस अमल को हम कहेंगे प्रूफ रीडिंग। वन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3 सब यूनिट आल्सो रिमूव रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इफ इट इज एडेड mistakenly। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग। डीएनए पॉलीमरेज 3 की इस एबिलिटी को हम कहेंगे प्रूफ रीडिंग। दूसरे लफ्जों में अब अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कौन सा एंजाइम है जो प्रूफ रीडिंग का काम करता है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है। ठीक है, होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। ये उसके बाद जो नेक्स्ट एक छोटा सा डिस्टिंग्विश या डिफरेंस है, किसके दरमियान? लीडिंग और लैगिंग फेस स्ट्रैंड के दरमियान है। लीडिंग फेस इट इज रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच ग्रोज कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप, और ये गैप में छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में आता है वो काजा की फ्रेगमेंट। इट नीड्स सिंगल आरएनए प्राइमर टू स्टार्ट ग्रोथ। तो आपको पता है कि उसमें जस्ट वन आरएनए प्राइमर की जरूरत थी, देन आगे कंटिन्यू बढ़ता गया, और इसमें बार बार मैनी जो है प्राइमर की जरूरत पड़ती है, सेपरेट आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। इट डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज फॉर इट्स ग्रोथ। तो जस्ट हर जगह पे फ्रेगमेंट को जोड़ना, लिंक करना, डीएनए लाइगेज फौरन उसमें इतनी जरूरत नहीं होती है, बट इसमें डीएनए लाइगेज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग ओकाज़की फ्रेगमेंट। हर एक ओकाज़की फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए जरूरत पड़ेगी। द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड इज 5 to 3, और द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इज थ्रू द ओकाज़की फ्रेगमेंट ग्रोज इन 5 to 3 फ्रेगमेंट।
होगी ओकाजाकी 5 to 3 प्राइम एंड, बट जो उसका अपोजिट है ना एंटी पैरेलल है, तो इस वजह से बहरहाल ये इतना कोई मेन टॉपिक या जैसे कि मेन हेडिंग हमारे एनटीपी में तो है ही नहीं, बट ये डायग्राम है जैसे आप देखेंगे लीडिंग स्ट्रैंड जो नया बना है 5 to 3 प्राइम एंड में ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअस है और टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क है, तो इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड जिसमें एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ी। और इसी तरह से अगर आप देखें ये स्ट्रैंड जो बनेगा इसे हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे तो आप देखें लैगिंग स्ट्रैंड बनने के लिए जो क्या जरूरत है, जैसे छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, और डायरेक्शन ये भी है जैसे 5 to 3 प्राइम एंड है, इनका ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा वो भी नए स्ट्रैंड का 5 to 3 प्राइम एंड होगा, बट बार बार रिपीटेडली एक नए आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी और मेनी आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, और डिसकंटिन्यूअस है और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क है। ये जो दोनों में डिफरेंस था लीडिंग स्ट्रैंड एंड लेगिंग स्ट्रैंड में। होपफुली आपने इन सब चीजों को पढ़ लिया। आखिरी स्टेज है बस टर्मिनेशन जो फेज है, टर्मिनेशन फेज की, यानी जैसे रेप्लिकेशन टर्मिनेट कब होगी, रेप्लिकेशन टर्मिनेट कब होगी, इसे हम कहेंगे टर्मिनेशन फेज कहेंगे। तो टर्मिनेशन फेज जो जिसमें टर्मिनेशन लफ्ज की मीनिंग ये खत्म होना, स्टॉप होना, तो सबसे पहले इनिशिएशन फेज था, नंबर 2 एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन फेज है, नंबर 3 इज द टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। तो आपको पता है कि जब डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा तो आरएनए प्राइमर को परे कर देगा, आरएनए प्राइमर अलग हो जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी भी नहीं रहेगी, तो इस तरह से जो फिनिश हो जाती है ये रेप्लिकेशन खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। रिजल्टिंग सेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज फॉर्मिंग फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो डीएनए लाइगेज का काम होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना ताकि वो आपस में लिंक हो जाए। इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई, फिनिश हुई। आप अगर थोड़ा सा देख सकते हैं तो एक थोड़ी डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से इस पूरे प्रोसेस की जो एक क्लिप है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहां पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम आने की वजह से रेप्लिकेशन बबल बनेगा, रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद फौरन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी आ जाएगी ताकि दोबारा से ये ज्वाइन ना हो। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड 3 जो प्राइम एंड होता है इसके साथ आके लिंक करेंगे। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड आ रहा है आके जो 3 प्राइम एंड था उसके साथ लिंक किया, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम का काम है। तो इसी तरह से डाटर टेम्पलेट से डाटर स्ट्रैंड बनता है। ये जिस तरह से प्राइम मेज एंजाइम है इसका काम होता है एक नया प्राइमर बना ताकि डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे आके लिंक हो। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 आके लिंक होगा जब आरएनए प्राइमर जो होगा, आरएनए प्राइमर को प्राइमेज एंजाइम ने बनाया था। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना रहा है जिससे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क है। ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क है, तो इसमें जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट आएंगे, वो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स आएंगी जिन्हें हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी ये जो है लीडिंग स्ट्रैंड है यानी कंटिन्यूअस बना था टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क है, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क है। और यहाँ पे अब जो नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क होगी, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स आएंगी जिन्हें हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जैसे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है और उसके बाद जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है और आके लिंक करता जाएगा, ज्वाइन करता जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा तो इस आरएनए प्राइमर को अलग करेगा, आरएनए प्राइमर अलग हो जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3 अलग होगा। देन डीएनए लाइगेज आएगा और इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को आपस में लिंक करता जाएगा। इस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। होपफुली आपने समझ लिया होगा। डीएनए का एक डायरेक्शन नया इस डायरेक्शन में बन रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में बन रहा है। बढ़ने का अमल है वो 5 to 3 प्राइम एंड है, बढ़ने का अमल है वो 5 to 3 प्राइम एंड है, एक 5 to 3 प्राइम एंड है, 5 to 3 प्राइम एंड। एक बार फिर भी हम देखेंगे दोबारा से, आपने जो पढ़ा है वही सेम चीजें, इसको आप समराइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। ठीक है।
एक